4 जून ये तय करेगा कि 24 का चक्रवर्ती कौन होगा। लेकिन 7 फेजेस में होने वाले इस चुनाव में आज था पहला फेज, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां पर एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस किस तरीके से खड़ा होता हुआ नजर आएगा, उसी का विश्लेषण करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राकेश शेट्टी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और संजय कृष्णा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी विजय शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि एक नैरेटिव सेट आपकी पार्टी के तरफ से किया गया और उसको मैं साइकोलॉजिकल कन्विक्शन का टर्म ज्यादा दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने नारा ये दे दिया कि भाई इस बार हम करने वाले हैं 400 पार। अब दिक्कत यह है, या दिक्कत कह लीजिए या इसका इंपैक्ट कह लीजिए, कि कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि बीजेपी हार रही है क्या। जो भी बात ये कर रहा है कि क्या 400 पार करेंगे, या फिर 400 से नीचे कितने तक सिमट जाएंगे, या फिर पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, या फिर 370 जो अकेले बीजेपी बात करती है उसको पूरा कर लेगी क्या। इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो पड़ा है, ये स्ट्रैटेजी आपको कितनी कामयाब होती हुई आज दिन भर के चले एनालिसिस में, और वोटर के मूड से कितनी समझ में आई है। विजय जी आपके एंड पे म्यूट है। जी पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। के माध्यम में सारे दर्शकों को जो लोकतंत्र का महापर्व आज शुरू हुआ है सबको शुभकामनाएं देता हूं और ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करता हूं। और इसी के साथ मैं शुरू करता हूं कि देखिए पूर्णिमा जी 400 पार तो हमारा इंडी गठबंधन वाले भी बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट जाएगी, और आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी अब तक की सबसे कम सीटों पर लड़ने जा रही है। आज केरल के चीफ मिनिस्टर जो इनके अहम सहयोगी हैं वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता पाने के लिए इलेक्शन लड़ती है। तो आप देखिए नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, देश ने नैरेटिव बना दिया है। हमारे जो जितने भी मतदाता हैं, जितने भी गरीब है, किसान है, युवा है, नारी है, आदिवासी है, सबने नैरेटिव बना दिया और अपना विश्वास, अपना जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को दे दिया है। तो आज आप देख रहे हो किस तरह से लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, उसमें बीजेपी को किस तरह से अपार आशीर्वाद जनता का मिलने जा रहा है, क्योंकि हम अब काम के आधार पर वोट मांगने गए, किस तरह से हमने असंभव को संभव बनाया है। जब आपने बना देखा लिया है होगा 102 में से कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फर्स्ट फेज में। देखिए ऐसा है कि जहां तक केरला और तमिलनाडु की बात है, वहां पिछले इलेक्शन में हमारी ज्यादा सीटें नहीं थी, आपको भी पता है, वहां हमारा कुछ नहीं था। वहां ज्यादा सीटें क्या सर, वहां तो 39 से 39 में से 38 तो डीएमके के पास ही था, तो ज्यादा क्या। मैं तो पॉइंट में भी आपको 0.0 कुछ कितना क्या ही परसेंटेज दूं उसमें। तो वहां आप देखना किस तरह से वहां लोगों का हमें जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और अब की बात बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। इन 2 स्टेटों से हमारे पास बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और जो यहाँ है, यहाँ कई स्टेट ऐसी हैं जहां उच्चतम स्तर पर थे, उसको हम बरकरार रखेंगे, क्योंकि अगर 26 सीट है तो 26 में से 26 रखेंगे, 25 है तो 25 में 25 रखेंगे, उससे ज्यादा हम जा नहीं सकते। लेकिन हम 25 में 25 जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहां ये कहा जा रहा है सर कि 7 सीटों पर गर्मी उछाल मार रही है। तो मैं तो खैर उसको हमारे बीच मौजूद राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप तो अपना फुल कॉन्फिडेंस डेफिनेटली दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन राकेश शेट्टी जी के पास मैं जाऊंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश शेट्टी जी क्या लगता है इन 102 में 50-50% बांट रहे हैं आप और बीजेपी, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे इन 102 सीटों में, क्या लगता है आपको वोटर का मिजाज क्या आपकी तरफ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पिछले 10 साल में अगर हम देखते हैं 2014 से हर बार नरेंद्र मोदी जी और भाजपा बड़ा बड़ा फिगर ऐसे बाहर डालती है, और लगातार अगर हमने देखा हो तो 11 स्टेट इलेक्शन से लोग लगातार आ रहे हैं। आप कर्नाटक पकड़ो, हिमाचल पकड़ो, कलकत्ता, बड़े बड़े वहां पे भी वो 40 सीट जीतने वाले थे। आज देखिए 2019 में इनको 303 सीट दिया। अब आप चले जाओ, गुजरात पूरा का पूरा इनके पास है, राजस्थान में पूरा इनका है, यूपी में चले जाओ 90% ये लोग जीत चुके हैं। तो ये जो 400 पार जो बता रहे हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को
ज्यादा उम्मीद इस चुनाव से करना चाहिए। उसका कारण नंबर एक ये है कि लोगों को बहुत याद है कि प्रधानमंत्री जी 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे। अगर इस चुनाव के दौरान इंटरव्यू स्टूडियो में करने से अच्छा वो स्मार्ट सिटी अगर लोगों को दिखाया होता तो बहुत अच्छा होता। और दूसरा, इन्होंने जो सांसदों को कहा था कि एक एक गांव, मॉडल गांव हम बनाएंगे और वो सांसद उसको दत्तक लेंगे, अगर वो गांव भी दिखा देते तो मुझे ऐसा लगता है वोटर कुछ तो देखकर वोट डालती। मगर आज देश में इतने सारे प्रश्न हैं, बेरोजगारी हो, प्राइस राइज हो, सिर्फ रुपया देख लो ना, जो मनमोहन सिंह को 54 रुपीज अगेंस्ट पर डॉलर था, वहां पे कहते थे कि देश की इज्जत नीचे गिर रही है, आज 84 रुपीज है। ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। अगर हम कहते हैं कि जीडीपी हमारा तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, मगर पर कैपिटा इनकम देखिए ना, हमारा वर्ल्ड रैंकिंग में 125 नंबर है, हम आउट ऑफ 175 कंट्रीज। तो कहाँ पे खड़े हैं? तो सब जानते हैं आज ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो ठीक है, आप न्यूट्रल है पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार इतना भारतीय जनता पार्टी का फील गुड फैक्टर दिखाना चाहती है, मगर जनता ग्रास रूट पे परेशान है। हम तो चाहते हैं राकेश शेट्टी जी कि कुछ ऐसा कांग्रेस करे जो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो, कि हम खुले मन से, खुले दिल से, चेहरे पर मुस्कान के साथ आपका फील गुड फैक्टर भी रिफ्लेक्ट करे सर। क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी बड़ी हवाई आंकड़े दे देती है। अब दिक्कत यह है सर कि इन्होंने 2014 में जो अपना टारगेट सेट किया उसको अचीव कर लिया, 2019 में इन्होंने जो किया उसको पार कर लिया सर, 2024 में इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो पार कर पाएगी या नहीं वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये लोग अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लेते हैं कि कांग्रेस इन्हीं को कोसती रह जाती है सर। उसका जवाब दे देता हूं। देखिए 2014 में तो कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, आपने बहुत सही, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। क्या लगा? कोयला घोटाला, वो नवीन जिंदल को इन्होंने अपने पार्टी में ले लिया। हमारे ऊपर आरोप लगे आदर्श घोटाला, अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया। हमारे ऊपर सिंचन घोटाला का आरोप लगा, अजित पवार को आपने ले लिया डेप्यूटी सीएम। तो अब भ्रष्टाचार तो मुद्दा ही नहीं रहा ना सर। तो आज जो मुद्दा है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। आज आपको एक डेटा दे देता हूं, 2,500 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप से भाजपा को मिली है, 41 कंपनीज से लिया है। ये 41 कंपनीज वही कंपनी है जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये आज लोगों के बीच में जा रहा है और आप जैसे ईमानदार पत्रकार, मुझे विश्वास है कि आप लोगों तक ये पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये विश्वास आप बरकरार रखिए सर। लेकिन मैं तो फिर ईडी के कन्विक्शन रेट की भी बात करूंगी। यूपीए के शासनकाल में और एनडीए के शासनकाल में कितनी चार्जशीट ईडी ने किस परसेंटेज में ज्यादा दाखिल की, कन्विक्शन रेट क्या रहा, कितने लोगों को सजा हुई, फिर उसका भी ग्राफ सर बड़ा पलट जाएगा, फिर उसको आपके सामने में रखूंगी। कन्हैया बेलारी जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गारंटी देने में बड़ी हिम्मत लगती है। बिहार की अगर मैं बात करती हूं, और क्योंकि बिहार को आप बेहतर तरह से समझा पाएंगे, बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन सबसे कम वोटिंग टर्नआउट 3 बजे तक देखने को मिला, 39.73% सर। इसके मायने क्या समझे जाए? कन्हैया जी, आपके एंड पे म्यूट है। इसका मतलब है कि यहाँ मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी नहीं है तब ना, नहीं तो टर्नआउट बहुत होता। बिहार में 4 सीटों पर है, यहाँ तो 2 दिन से चिराग पासवान जो है, उनकी माँ को कोई गाली दे दिया था, सिर्फ उसी को इशू बनाए हुए हैं, उसी को। अब यहाँ कोई नहीं। अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहा था, आप सुना रहे थे पर्दा से, उसमें एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि इतने रोजगार, उन्होंने घर बनाने की बात कर दी, उन्होंने पानी देने की बात कर दी महिलाओं को, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने की बात एक बार नहीं। पता नहीं कैसे भूल गए वो। अभी बहुत सारा पैसा, काला धन बाकी है विदेशों में, उसको लाने की वो बात नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ये सभी तो बातें बताना चाहिए। अभी तो सब बहुत सारा चीज जुड़ा है। फिर मैं घूम करके बिहार में आता हूँ, तो बिहार में जो मैं सवेरे भी आपको बताया था कि बड़ा लड़ाई, बराबर की यहाँ लड़ाई है दोनों तरफ से जो है। ऐसा नहीं यहाँ कोई हवा हुआ किसी की नहीं है गारंटी। अब तो यहाँ तक ये हो गया है एक रणनीति के तहत, प्रधानमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे।
ये अलग प्रचार करेंगे, वो अलग प्रचार करेंगे। अब इसमें क्या कंट्राडिक्शन है? कई तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, मुख्यमंत्री को रखना ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री अपनी तरह की अपने स्टेट के बारे में हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, वो बताने लगते हैं। जबकि भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आती है, प्रधानमंत्री ने क्या किया है, थोड़ा डिफरेंसेस वगैरह है। अब इसमें क्या सच्चाई है, अब वही लोग जानते हैं। अजय सर, सिर्फ बिहार नहीं बल्कि ओवरऑल जो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा 52.92%, इसको जरा एनालाइज कीजिए, इसका विश्लेषण किस तरह से इस वोटिंग टर्नआउट को 3 बजे तक के देखा जाए। और बिहार पर भी मैं चाहूंगी आप जरूर ऐड ऑन करें, क्योंकि कन्हैया जी तो कह रहे हैं कि मतलब वहां पर मोदी की गारंटी नहीं है और अब मंच पर भी साथ साथ नजर नहीं आते मोदी और नीतीश। देखिए, कन्हैया जी की राय अपनी व्यक्तिगत है और जाहिर सी बात है वो बिहार की राजनीति को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं और उनकी राय जाहिर सी बात है उनकी अपनी है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज के आधार पर देखें, अभी जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो काफ़ी उत्साहजनक है, खास करके तब जबकि कई इलाकों में जहां आज मतदान हुआ है वहां गर्मी भीषण है। अगर आज दिल्ली की बात करें तो यहाँ 40 डिग्री तापमान है। तमिलनाडु और उसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी जहां आज मतदान हुआ है तापमान काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद भी लोग अगर बाहर निकलकर बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं तो इसे आप लोकतंत्र की भागीदारी को बढ़ता हुआ देखने की एक प्रक्रिया कह सकते हैं। मणिपुर का ही आप एग्जाम्पल लीजिए। मणिपुर में इतनी हिंसा हुई साल भर पहले, जिसे लेकर आशंका थी कि मणिपुर में इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम होगा, लेकिन वहां पर हल्की छोटी मोटी हिंसा की 2 खबरें आई हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर मतदान शांतिपूर्ण रहा है और 60% से ज्यादा अभी रिकॉर्डेड है। हो सकता है ये 75% के आसपास चला जाए, जो कि मणिपुर का एवरेज रहा है। तो यानी कि एक एवरेज वोटिंग ट्रेंड 2014 और 2019 के आसपास का जो निकलता आ रहा है वो बता रहा है कि मतदान में लोगों में उत्साह उतना ही है। अब इसे आप इंटरप्रेट करने के लिए 2 तरीके से देख सकते हैं। आमतौर पर जो कन्वेंशनल एनालिस्ट्स हैं उनका यह मानना है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन 2014 के बाद से एक नया नैरेटिव सामने देखने को आया। मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर मिलता है, क्योंकि जो लोग घर के अंदर हैं, खास करके महिलाएं, वो बाहर निकलती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी पर अपने विश्वास को प्रकट करती हैं। अब नैरेटिव चाहे जो भी रखा जाए, लेकिन अगर 2014 के बाद से अभी तक के विधानसभा के चुनावों को देखें और 2019 के लोकसभा के चुनाव को देखें तो आकलन यही है कि जब आपके पास वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी तक इसे पोलराइजेशन की राजनीति कहा जाता था, लेकिन पहले चरण के मतदान में पोलराइजेशन एक मुद्दे के तौर पर देश में कहीं भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं था। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, उसके बाद तमाम अन्य बातें, एक मीट मटन मछली की बात सामने निकल कर आई थी, लेकिन वो अपने आप में कोई खास मायने रख नहीं रही थी। मुद्दा विकास ही रहा और उस पर ही एक आधार बनता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो इसे एक सकारात्मक वोट कह सकते हैं। अभी तो 4 तारीख को ही समझ में आएगा कि वोट किसके पास ज्यादा पड़ा, बीजेपी के पास या फिर विपक्ष के पास। लेकिन अगर 2019 के आंकड़े देखें तो पहला फेज 102 सीटों का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा है, जो 2019 में भी बहुत फलित नहीं हुआ था। इसमें से 40 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो अगर इस बार वो 40 से 2 सीट भी ऊपर ले आते हैं तो 2019 से तो बेहतर परफॉर्मेंस है, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। समीर सर, आपके पास आते हुए सबसे ज्यादा अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है आज के फर्स्ट फेज में, वो 3 चीजें क्या है? कोई स्टेट है, कोई पर्टिकुलर सीट्स हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, या फिर जिस तरीके से चुनावी मैदान में एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ फलायन उतरा है वो आपको ज्यादा आकर्षित कर रहा है, और उसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो पहले फेज के लिए 102 सीटों पे जो मतदान हो रहा है आज 2024 के चुनाव के लिए, मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि तमिलनाडु सरप्राइज करेगा। तमिलनाडु और तमिलनाडु और उत्तराखंड 2 ऐसे राज्य जहां सारी सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। तमिलनाडु की 39 सीट्स के लिए और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत सरप्राइजिंग देने वाला है। अच्छी सीटें देने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। कितनी अच्छी सीटें सर? देखिए, मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा ना कि 39 में से 38 तो आपकी डीएमके के पास ही है, तो कितना अच्छा, अगर बीजेपी करती भी है बेहतर तो क्या? देखिए, 5 साल पहले की अगर राजनीति की आप बात करोगे तो ये बात ठीक थी कि 39 में से 38 सीट चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। अगर 2019 का देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में 3.7% का वोट मिला था। इस बार यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहां पे 12 से 15% के करीब बढ़ रहा है।
और कम से कम 3 सीट ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से लड़ रही है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट इस बार तमिलनाडु में जीत सके। अगर मैं समझना चाहूँ आपसे 10% से ज़्यादा का वोट शेयर अगर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या आपको लगती है? एक बड़ी वजह देखिए, मुझे 2 वजह इसकी लगती है। एक तो बड़ा कारण ये रहेगा कि AIADMK के साथ जयललिता अब नहीं है। पहले जयललिता थी तो जयललिता का एक बड़ा वोट बैंक रहता था, अब जयललिता नहीं है। AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया है। इसके अलावा जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर जमीनी स्तर पर काम किया, एक उनकी जो पदयात्रा उन्होंने निकाली थी, एन मन एन मक्कल, मेरे भूमि मेरे लोग, जो यात्रा निकाली थी, और 39 लोकसभा सीटों को उन्होंने पूरा कवर किया था। और बेसिकली जो अन्नामलाई जिस कम्युनिटी से आते हैं, गोंडार वेल्लारा कम्युनिटी से आते हैं, इसी कम्युनिटी के AIADMK के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी कम्युनिटी से आते हैं और ये एक प्रभावशाली कम्युनिटी है। मुझे लगता है कि युवाओं के अंदर और तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई ने एक जो द्रविड़ पॉलिटिक्स तमिलनाडु में लगातार लंबे समय से 2 पार्टी के बीच जो चल रही थी, DMK और AIADMK के अंदर, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश किया और उनकी पदयात्रा के बाद तामीरे को उन्होंने घर घर पहुंचा दिया। तामीरे मतलब तमिलनाडु में तामीरे को कमल बोलते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने सवाल रखा क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम बीते 2 चुनावों में 2014 और 2019 में बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं थी। तमिलनाडु की राजनीति में जब आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं तो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी की पार्टी कहकर खारिज कर दिया जाता है। वहाँ की मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर हिंदी प्रधान एक दिमाग में बैठा हुआ है। क्या ये इतनी जल्दी धुल सकता है? निश्चित रूप से दक्षिण के राज्यों में सिर्फ कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो कर्नाटक के अलावा भारतीय जनता पार्टी ना आंध्र प्रदेश में कोई अपने आप को बहुत एस्टेब्लिश कर पाई, न केरल में कर पाई, न तमिलनाडु में कर पाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तमिलनाडु को कॉन्सेंट्रेट किया, एक लाभार्थी का वक्त तैयार किया। अगर आप 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम अगर देखेंगे और सरकार का काम देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के कम से कम 50 दौरे मंत्रियों ने तमिलनाडु के अंदर किए। अमित शाह ने 16 बार वहां संगठन की बैठक की है लगातार वहां पर, और पहली बार हुआ कि तमिलनाडु के अंदर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी, जितने बूथ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां एस्टेब्लिश किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाभार्थी एक बड़ा वर्ग तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करने का काम किया था इस बार, और जयललिता की अनुपस्थिति के कारण एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो सकता है। देखिए, हमेशा तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रीय दलों में बैठे रही। आपकी इस बात को लेकर मुझे लगता है पूर्णिमा सवाल हमें पूछना चाहिए। लाभार्थी और वेलफेयर स्कीम अगर यही आधार भारतीय राजनीति का है तो इसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना कैंपेन चलाया कि लाभार्थी नहीं, हमें वो लोग देखने चाहिए जो कि पॉलिटिकली देश को एक साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। मुझे लगता है कि डिस्कशन इस पर लेकर आगे चले। निश्चित रूप से कोई इसमें बहुत अच्छी बात आपने सर उठाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लाभार्थी वर्ग का मतलब प्रधानमंत्री मोदी का था कि जो योजनाएं थी वो जमीनी स्तर पर धरातल पर पहुंचे, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका बहुत प्रॉपरली ध्यान रखा। और खासतौर से उन्होंने केरल को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, इन 5 राज्यों को उन्होंने समीर सर, लेकिन हर एक मंच से प्रधानमंत्री ने उन लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया, यानी कि उस कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखा, उस लाभार्थी वर्ग को केटर किया, उस लाभार्थी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की, और जाहिर है कि वो एक वोटर के तौर पर उनके लिए टर्न हो, इस तरीके की उनकी आकांक्षाएं भी रही होगी कि वो उनके साथ इंटैक्ट रहे। उसमें सबसे संगठन की एक बात मैं जिक्र कर देता हूं कि जब 2019 के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई तो अमित शाह ने पूछा था संगठन के नेता, संगठन महामंत्रियों की जब बैठक ली तब उनसे पूछा था कि दक्षिण के अंदर हम इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं बार बार, जब प्रधानमंत्री मोदी का 2014 का इतना शानदार 5 साल का कार्यकाल रहा है, और जब 2024 की लड़ाई तैयारी शुरू की थी तो अमित शाह ने कहा था कि उत्तर भारत में हम पीक पर है, यहाँ पर हम 2-4 सीटें और बढ़ा लेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में एक सिंधवाड़ा है वो ले लेंगे, राजस्थान में पूरी सीटें है, गुजरात में पूरी सीटें आई है, छत्तीसगढ़ में हमारे पास 2 सीटें नहीं आई, वो जीत लेंगे। हमें अगर ज्यादा सीटें जीतना है और अगर उत्तर भारत में हमारी सीटें कम होती है तो दक्षिण एक जगह है जहां हमें ज्यादा अचीव करना है। तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 4 सीटें जीत चुकी थी, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, और इसलिए आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया, केरल को टारगेट में लिया और तमिलनाडु को लिया, क्योंकि तमिलनाडु एक बड़ा राज्य, और जयललिता के जाने के बाद जो वैक्यूम हुआ था और जब उन्हें अन्नामलाई जैसा लीडर मिला के जब जमीनी स्तर पर एक चेहरा बन सका पार्टी का, बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था, तो केंद्र में मोदी का काम
और जमीनी स्तर पर अन्नामलाई का जो संघर्ष रहा है इन दोनों पार्टियों के लेकिन खिलाफ, मुझे यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा नजर आया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा था अन्नामलाई स्टेट में संगठन स्तर पर। क्योंकि आपने संगठन स्तर की बात की तो संजय कृष्णा जी वो कहते हैं कि टू साइड्स ऑफ द कॉइन, तो मैं इसका दूसरी तरफ का पहलू क्या है वो समझना चाहती हूँ। क्योंकि बीजेपी किसी भी राज्य में जब काम करती है तो संगठन पर मजबूती हो इस स्तर पर काम करती है। अब एआईएडीएमके से दूरी बनाने की वजह आखिर आपको क्या नजर आती है? क्या बीजेपी डीएमके के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनना चाहती है तमिलनाडु में, ये उसकी कोशिश नजर आती है? या फिर इसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी देख सकते हैं कि अगर एआईएडीएमके के साथ जाती बीजेपी तो शायद ज्यादा फायदे का सौदा तमिलनाडु में उसके लिए होता? जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जी सर। और अब समय सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं, तो एक अपील भी हम कर दें देश के इस महापर्व के लिए कि भाई जो घर में बैठे हैं वो थोड़ा जल्द से जल्द निकलें और हमारे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। क्योंकि आपके घर बैठने से आप जिसको जिताना चाहते हैं वो नहीं जीतेगा। जिसको जिताना है आपको जाके वोट तो करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी। रहा सवाल आपने तमिलनाडु के ऊपर जब मेरे से पूछा है, तो मैं कहता हूँ कि अन्नामलाई जी के आने से जो वहाँ पे फ़र्क पड़ा है तमिलनाडु के अंदर, वो बीजेपी को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को बहुत बेहतरीन फ़ायदा देखने को मिलेगा। सीटों में ना देखने को मिले, हो सकता है, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि सीटों में देखने को मिले, बट वोटिंग परसेंट में बहुत ज़बरदस्त इजाफा बीजेपी को वहाँ मिलने वाला है। अच्छा सर, आपसे मैं यही सवाल के साथ थोड़ा समझना चाहती हूँ इसको। जी देखिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना अपने आप में पार्टी की प्राथमिकता है। और अगर आप संघ परिवार की बीते 125 साल की जो पूरी नीति है उसको देखें तो वो लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी पैठ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए सतत निरंतर प्रयास हो रहा है और उसके लिए चौमुखा अप्रोच है उनका, जिसमें कहीं कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है ये। लेकिन जब आप एक राजनीतिक दल की तरफ देखते हैं तो सिर्फ अपना जनाधार बढ़ाना अपने आप में मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहां पर जनाधार के साथ साथ उसे सीट में कन्वर्ट करना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी मैंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात उठाई थी, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात उठाई थी। जी कृष्ण रेड्डी को अगर आप देखें तो बहुत ही दमदार नेता हैं। और अगर तेलुगु समाज में उनकी प्रतिष्ठा को देखें तो वाकई में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। उसके पहले भी ऐसे तेलुगु नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने बहुत ही कारगर तरीके से उस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन जब आप जनाधार को सीट में तब्दील करते हुए देखना चाहते हैं तो ये एक फ्लॉ निकल कर आता है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर सक्सेसफुल होती नहीं दिखाई देती। इसका दूसरा एग्जांपल मैं केरल का आपके सामने रखना चाहता हूं। केरल में 15% के आसपास 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा। लेकिन जब आप सीटों की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्जन रेशियो नहीं है। जो कन्वर्जन रेशियो आपको उत्तर के राज्यों में दिखाई देता है या फिर जो हिंदी पट्टी जिसको कहते हैं, जैसे आप गुजरात की बात कर लीजिए, 50% से ज्यादा वोट मार्जिन से जीतने वाले जो संख्या है, अगर हम पहले फेज की बात करें तो 102 सीटों के जो मतदान 2019 में हुए थे उसमें से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसमें से 14 सीटें ऐसी थीं जो 50% से ज्यादा के वोट, 34 सीटें ऐसी थी जो 50% के डिफरेंस से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और ये सीटें आपके मिडिल इंडिया की थी, ये सीटें नॉर्थ इंडिया की थी। ये परफॉर्मेंस आपको साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दिखाई देता क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक है। इस मेंटल ब्लॉक को पार कर पाना अपने आप एक लंबा कार्य का एक लंबी अवधि की बात हो सकती है, लंबी दौड़ है। आज जब हम 2024 की बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 का लक्ष्य रखा है, यहां पर आपको सीटों पाने के लिए सबसे पहले तो जितनी सीटें आपने जीती हैं सबको जीतना पड़ेगा। जैसे आपने 26 की 26 गुजरात, 25 के 25 राजस्थान, 5 के 5 उत्तराखंड, 10 की 10 हरियाणा, आप इस 39-40 में से बिहार, 18 पश्चिम बंगाल में, तो यानी कि अब 18 से कम 22, 24, 25 आपको आना पड़ेगा बंगाल में। बिहार में आप 39 सीटों से कम अपने आप को नहीं ला सकते। आप दिल्ली की 7 में से 3 सीट जीतकर खुश नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है जब लक्ष्य बड़ा है, मुहिम बड़ी है, तो आपको कन्वर्जन रेशियो पर चिंता करनी पड़ेगी और आज ये चिंता का विषय होगा जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये मेरा मानना है। लेकिन इसी में मेरा सवाल एक ये भी था, विजय शर्मा जी आपके पास आती हूं कि एआईएडीएमके के साथ ना जाना आपके लिए
आज के आंकलन के हिसाब से आपको फायदे का सौदा नजर आता है, या फिर एआईएडीएमके के साथ जाते तो तमिलनाडु में और बेहतर प्रदर्शन की आपसे उम्मीद होती? क्योंकि जैसा कि अजय सर भी कह रहे हैं, जाहिर है कि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, साउथ के द्वार में घुसते हुए कहीं स्क्रैच से तो शुरू करना होगा, ताकि आने वाले वक्त में आपके संगठन को मजबूती मिले, फिर उसके बाद आपके पास वोटर्स आए, आपकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, वो कन्वर्जन देखने को मिले। क्योंकि आपने सर 400 पार की बात कर दी है, अगर प्रैक्टिकली आप बात करें तो ये 400 पार लाने के लिए तो आपके लिए साउथ एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर है। जी पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहता हूँ, देखो एआईएडीएमके के साथ हमारा गठबंधन रहा है, तो कोई ना कोई शीर्ष नेता पे बातें हुई होंगी, वहां नहीं बन पाई है बात उनके साथ, खैर चलो उसको छोड़ते हैं। अब आप देखिए कि तमिलनाडु में हमने किस तरह से तमिलनाडु को देश के जो अनदेखी होती थी अब तक, हमने सांस्कृतिक तौर पर भी जोड़ा है, राजनीतिक तौर पर भी जोड़ा है। हमने देखो सिंगोल किस तरह से स्थापित किया संसद के अंदर, हमने ट्रेन चलाई कांची तक, तो हमने हर तरह से जो हमारे जैसे हमारे एक्ट पूर्वोत्तर है, आप पूर्वोत्तर जो है वो देखिए, तो हमने देश को किस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार ने किस तरह से बांट रखा था। एक वो मतलब इस तरह से उपेक्षा करते थे कि उन स्टेटों को लगता था कि हम भारत में ही नहीं रहते हैं। किस तरह से तमिल भाषा को उपेक्षित रखा, हमने तमिल भाषा को भी, क्षेत्रीय भाषा को भी हमने प्रोत्साहन दिया। तो वहां के जैसे अब कच्चा द्वीप है, इन्होंने किस तरह से श्रीलंका को वो सौंप दिया। तो ये सारे मुद्दे जो जनता है वो सब कुछ देखती है, बड़े तरीके से देखती है, पढ़ी लिखी जनता है वहां की। तो हमने इतने सारे दौरे किए, आपने अभी अपने चैनल के माध्यम से बताया, प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पे वहां गए हैं, गृह मंत्री जी गए हैं, हमने वहां अपना कैडर बनाया है, सब कुछ। तो निश्चित तौर पे हमारा जो प्रदर्शन होगा बहुत अच्छा होने वाला है। केरला में भी हमारा अच्छा होगा, तमिलनाडु में द्रमुक राजनीति तो सर पूरी तरीके से अलग है ना। वहां पर जब स्टालिन ने आपको घेरा तो इसी बात को लेकर घेरा कि आप हिंदी भाषा उन पर थोपना चाहते हैं, जो वहां की अस्मिता है उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। स्टालिन ने तो आपको इन्हीं चीजों के लिए घेरा है ना, और वहां की राजनीति का जो आधार है वो तो हिंदी विरोध का ही रहा है ना सर, हमेशा से। तो आप देखिए ना पूर्णिमा जी, हमने तमिल भाषा को बढ़ाया है, वो तो हिंदी भाषा नहीं है। सिंगोल को हमने स्थापित किया है, तो उसका उत्तर भारत से या किसी उत्तर भारत भाषी प्रदेश से क्या लेना देना। आप मुझे बताओ, हमने काशी तक वो ट्रेन चलाई है, जो वहां अभी तक कुछ तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। पूरी तरह से थोड़ी सर, एक बार में इन 3-4 चीजों से किताब पूरी तरह से थोड़ी पलट जाएगी। मैंने वही आपसे कहा ना कि शुरुआत करने के लिए ये सब बहुत अच्छा है, और इसमें एक लंबा वक्त लगेगा सर, इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कह रहे हैं कि हिंदी पट्टी में बीजेपी कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट पर है। पूर्णिमा जी, मैंने ये क्लेम नहीं किया मैंने कि हम 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। नहीं, वही मैंने इसीलिए पूछा कि कितनी उम्मीद है आपको? हम बहुत अच्छी सीटें वहां जीतने जा रहे हैं, जनता का विश्वास हमें बहुत मिला अच्छा क्या है। अच्छा चलिए, तमिलनाडु के लेकर भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको रणनीति बताता हूँ। जब तमिलनाडु की बात हुई तो अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, जिसमें अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमिलनाडु के प्रभारी अरविंद मेनन जो मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री थे, वो तमिलनाडु के संगठन प्रभारी, उनको बुलाया, वहाँ के अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, और अमित शाह ने कहा कि भाई तमिलनाडु में हम अकेले लड़ेंगे, एआईएडीएमके से गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। तो ये बात उठी कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर आप ऐसे लोगों से गठबंधन कर रहे हो कि जिनका 1% का वोट बैंक है, 2% का वोट बैंक है, उनको आप जोड़ रहे हो, बिहार के अंदर आप मांझी को जोड़ रहे हो, छोटे छोटे दलों को आप जोड़ रहे हो, पंजाब में छोटे दलों की जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे में ऐसे दल के साथ आप गठबंधन तोड़ रहे हो कि जिस राज्य में आपका 3% का वोट बैंक है, कभी आप सीट जीत नहीं पाए हो, और एआईएडीएमके जैसा इतना बड़ा वहां पर गठबंधन आपके साथ सहयोगी है, जिसके दम पर आप कम से कम 4 से 5 सीटें जीत सकते हो, तो वहां गठबंधन तोड़ना बहुत बुद्धिमत्ता का काम नहीं होगा। तो अमित शाह ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव नहीं देख रहे हैं, लोकसभा में हमको एक सीट भी आई तो ठीक है, और नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 2026 के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और भविष्य के लिए हम अपना कैडर को वहां तैयार करना चाहते हैं, और हमें जमीनी स्तर पर वहां काम करना है, और संगठन वहां मजबूत कीजिए। अब हमें 2 परिवारवादियों की पार्टी, 2 करप्शन की पार्टी से बाहर निकलना है। हाँ, हम किसी बैसाखी के सहारे नहीं लेंगे, ये लड़ाई में अपने दम पर लड़ना है, और उसके बाद हम तमिलनाडु की भविष्य तय करेंगे, हमें कैसे आगे बढ़ना है। और ये बहुत सोचा समझा निर्णय था पार्टी के एंड पर कि हमें किसी भी तरीके से वहां गठबंधन करने जाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिना सोचे समझे कोई फैसला तो लेगी नहीं। जाहिर सी बात हम इस पर विवेचना कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो आपने जो कहा यही बात पंजाब में लागू होती है। बिल्कुल, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपना अस्तित्व नहीं बनाया, वहां पर सहयोगियों के साथ आगे बढ़ते रहे। पंजाब में आज अपनी खुद की एक पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और हो सकता है कि सफलता भी मिले। लेकिन जब आप लक्ष्यों की बात करते हैं
तो फिर जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होगी कि ये वोट सीट कहां से आएंगे। और यही सवाल है इसमें। कोई सबसे बड़ी बात यह है जो मैं पिछले लगभग इस चुनाव की पूरी शुरुआत से कह रहा हूं, आज तक जो चुनाव हम लोगों ने देखे उसमें हम इस बात पर चर्चा करते थे कि 273 किसका। 2019 के बाद से कोई 273 की चर्चा नहीं कर रहा है, और इस बार तो कमाल ही हो गया साहब। 350 और 400 के पार की बात हो रही है। विपक्ष भी इस बारे में नहीं कह रहा कि नहीं आप नहीं जीत पाओगे, तो पूरी चर्चा का विषय ही अलग है। तो जाहिर सी बात है इस बार पूरा जो गोल पोस्ट है वो शिफ्ट हो चुका है। 272 डजंट मैटर। उसी को लेकर अजय से मेरा पहला सवाल यही था कि इस बार तो एक ये नैरेटिव सेट हो गया ना कि कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि बीजेपी हार रही है। ये कह रहे हैं 400 ला पाएगी या नहीं, 370 की बात बीजेपी अकेले दम पर कर रही है, वो ला पाएगी या नहीं।